नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करते हैं। ये हमारी इस सीरीज की 184वीं क्लास हम यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपने इसको पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज के माध्यम से आपके जीके का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक यहां पर बनेगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूरी डिटेल के साथ एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन के साथ यहां पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है नगद कोष अनुपात यानी CRR, जिसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशो, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो CRR को आपने कई बार देखा होगा, इसका नाम सुना होगा, कई बार इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे गए हैं। CRR से संबंधित दो स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा सही है वो आपने बताना है। CRR होता क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। देखिए, कैश रिजर्व रेशो वो राशि होती है, वो धनराशि होती है जो हर समय किसी भी बैंक को आरबीआई के पास जमा करनी होती है या उसके पास जमा होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझे, कोई बैंक है ए नाम का, इसके पास जो टोटल पैसा है मान लीजिए 100 रुपए का पैसा है, पूरा 100 रुपए इसके पास है। जो सेंट्रल बैंक है उस कहता है कि CRR जो अभी है वो 10% है, यानी आपको 10 रुपए हमेशा अपने कहां रखने पड़ेंगे, सेंट्रल बैंक के पास रखने होंगे। उनको आप हाथ नहीं लगा सकते, उनको किसी को दे नहीं सकते। तो इस बैंक के पास अब कितना रुपए बचेगा, टोटल 90 रुपए, जिसका इस्तेमाल ये लोन देने के लिए कर सकता है। ठीक है, इतना रुपए इसे हर वक्त बैंक के पास रखना होगा। अब कथन को देखते हैं, फिर इसको और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। पहला है CRR में वृद्धि से बैंकों के साख सृजन क्षमता में वृद्धि होती है। देखिए, साख सृजन का मतलब होता है कि उनकी जो इनकम है, पैसे कमाने की जो क्षमता है वो बढ़ती है। तो क्या CRR में बढ़ोतरी करने से बैंकों की पैसे कमाने की जो क्षमता है, जो उनको ब्याज मिलता है, पैसा वो कमाते हैं, वो बढ़ता है या घटता है? देखिए, इसने पहले 10 रुपए लिए थे अपने पास जब CRR 10 था। मान लीजिए CRR 10 से बढ़ाकर 30 हो जाए। अब इसे अपने पास कितने रुपए रखने ये सकता है, अपने पास 70 रुपए, 30 रुपए से बैंक के पास देने होंगे। पहले ये 90 रुपए ब्याज में दे सकता था तो इसे ज्यादा पैसा मिलता, ब्याज में लोन में ये देता तो ब्याज के रूप में से ज्यादा पैसा मिलता। अब इसके पास देने के लिए ही केवल 70 रुपए है, क्योंकि CRR बढ़ गया। तो CRR बढ़ने से साख सृजन की जो क्षमता होती है उसमें कमी आती है। तो पहला वाला कथन आपका गलत है। दूसरा, यह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है। मुद्रास्फीति क्या होती है? जब मार्केट में पैसे की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, यानी जो लिक्विडिटी है मार्केट के अंदर, रुपए की जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। जब CRR बढ़ जाएगा, इसके पास, बैंकों के पास कम पैसा होगा लोगों को देने के लिए, लोन पर देने के लिए, तो मार्केट में कम पैसा आएगा, लोगों के हाथ में कम पैसा होगा और इससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रित किया जा सकेगा। तो CRR मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने में मदद करता है। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसके द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट तैयार की जाती है? देखिए, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, इंग्लिश में इसको GFSR लिखा जाता है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इसे हर साल 2 बार जारी किया जाता है, यानी यह एक कैसी रिपोर्ट है? अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। पहले इसे अप्रैल में और फिर दूसरी बार उसी साल में अक्टूबर में जारी किया जाता है। ठीक है, 2 बार ये जारी होती है एक साल में, अप्रैल और अक्टूबर। और इस रिपोर्ट को जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी जो IMF होता है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, उसके द्वारा इस अर्धवार्षिक रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। संविधान सभा को लेकर के अब 2 स्टेटमेंट दिए हैं, चलिए देखते हैं कौन सा वाला यहां पर सही है। पहला, सभा का गठन भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रस्तावों पर किया गया था। तो पहला वाला आपका गलत होगा, क्योंकि आपने कई बार पढ़ा है जो संविधान सभा हमारी बनी थी 1946 में, वो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनी थी। कैबिनेट मिशन उसके गठन का आधार था, न कि भारत शासन अधिनियम 1935। तो पहला वाला आपका गलत है। दूसरा, सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से
प्रांतों के द्वारा चुने गए थे, ये वाला कथन भी आपका गलत हो जाएगा। देखिए, सभा के जो सदस्य थे प्रांतों से जरूर आए थे, लेकिन वो अप्रत्यक्ष तौर पर आए थे। वहां की जनता ने प्रांतों में अपने अपने प्रतिनिधियों को चुना था और फिर उन प्रतिनिधियों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। इसको आपने याद करना है, ठीक है। तो यहां पर आपका कौन सा सही होगा? यहां पर कोई भी सही नहीं है, दोनों कथन आपके गलत हैं। राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित 4 इंपॉर्टेंट घटनाएं यहां पर दी गई हैं। इनको क्रम के अनुसार आपने लगाना है, जो घटना पहले घटी उसे पहले रखना है। देखिए, पहली घटना दी है केरल राज्य की स्थापना। जब भारत के अंदर राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से, अधिनियम जुलाई 1956 में आया था। इसके माध्यम से 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। उन्हीं राज्यों में एक राज्य केरल भी था। तो केरल का गठन कब हुआ है? 1956 में, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन, देखिए 1956 में बॉम्बे राज्य बनाया गया था। 1956 के अंदर 1960 में बॉम्बे का विभाजन कर दिया गया महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में। तो महाराष्ट्र और गुजरात ये दोनों आए थे अस्तित्व में 1960 में, ठीक है। एसके धर आयोग, एसके धर आयोग कब बना था? एसके धर आयोग का जो गठन किया गया था वो जून 1948 में हुआ था, ठीक है। सबसे पहले इसी आयोग का गठन किया गया। इस आयोग की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं और इसका कार्य था ये जांच करना कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो या ना हो। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में दी और इस आयोग ने सिफारिश दी कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। बाद में इसी आयोग की सिफारिशों पर चर्चा करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसे कहा जाता है जेवीपी कमेटी, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया शामिल थे। तो एसके धर आयोग 1948 में आया। पोट्टी श्री रामुलु का निधन ये कब हुआ था? जब जीवीपी समिति की भी रिपोर्ट आई अप्रैल 1949 में, उन्होंने भी खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। उसके बाद 1952 में तेलुगु भाषी लोगों का आंदोलन शुरू हुआ एक अलग राज्य के लिए, और उस आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे थे वो पोट्टी श्री रामुलु कर रहे थे। इन्होंने 58 दिन तक भूख हड़ताल करी और उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। 15 दिसंबर 1952 को इनका निधन हुआ था, पोट्टी श्री रामुलु, ठीक है। और इनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश का एक नए राज्य के रूप में गठित किया गया 1953 में, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। तो सबके वर्ष मैंने आपको बता दिए, उनके पीछे की घटना को बता दिया, तो अब आप इन्हें आसानी से लगा सकते हैं। सबसे पहले 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, फिर 1 और 2। 3, 4, 1, 2 इसका सही उत्तर यहां पर होगा। निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं? देखिए, अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो केंद्र में राष्ट्रपति को है और राज्यों में राज्यपाल को है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 के तहत और राज्यपाल करते हैं 213 के तहत। आपसे राज्यपाल का पूछा है तो ऑप्शन सी इसका उत्तर यहां पर होगा। जल्दबाजी में 123 पर आपने टिक नहीं करना है। अलबरूनी की किताब किताब उल हिंद पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? देखिए, अलबरूनी की जो यह पुस्तक है किताब उल हिंद काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मध्यकालीन इतिहास की खासकर 11वीं शताब्दी की जानकारी देने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत है। 11वीं शताब्दी का दर्पण इसको कहा जाता है। भारत की खोज, तहकीके हिंद, इन नामों से भी इसे जाना जाता है। जो अलबरूनी था यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसी ने इस किताब को लिखा था अरबी भाषा में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर यहां पर होगा। क्वेश्चन बनता है अलबरूनी कहां का निवासी था? तो यह खीव या ख्वारिज्म का निवासी था, जिसे आज तुर्कमेनिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है उसको आपने बताना है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, चलिए देखते हैं कौन सा वाला सही है। पहला, डलहौजी के व्यापकगत सिद्धांत के अंतर्गत भारतीय रियासतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। पहला वाला कथन आपका सही है।
कई बार हमने इसके बारे में बात करी है कि डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, यानी राज्य हड़प नीति थी, उसमें भारतीय रियासतों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? 3 श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है, जो पहली श्रेणी थी उसमें स्वतंत्र राज्य थे, दूसरी श्रेणी में आश्रित राज्य थे और तीसरी श्रेणी में अधीनस्थ राज्य थे। ठीक है, स्वतंत्र राज्य जो पूर्णतः स्वतंत्र हैं अंग्रेजों से, अपनी पूरी नीतियों के लिए, अपने पूरे अधिकारों के लिए। इन राज्यों पर कंपनी का प्रभाव जरूर था, लेकिन ये स्वतंत्र थे पूरी तरीके से। दूसरे राज्य होते थे आश्रित राज्य, जो थोड़े से स्वतंत्र तो हैं, लेकिन उनकी जो विदेश नीति है वो सब कौन डिसाइड करते हैं? वो अंग्रेज करते हैं। सुरक्षा के लिए अपने वो कंपनी पर आश्रित थे, तो वो आश्रित राज्य। और तीसरे होते थे अधीनस्थ राज्य, जो पूरी तरीके से अंग्रेजों के कंट्रोल में थे। सैन्य सुरक्षा के लिए राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से किस पर डिपेंड थे? अंग्रेजों पर डिपेंड थे। तो पहला वाला कथन सही है। दूसरा, गोद लेने की मनाही केवल तीसरी श्रेणी के राज्यों के लिए थी, यह कथन भी आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो स्वतंत्र राज्य थे उनको तो पूरा अधिकार था, जो पहली श्रेणी के राज्य थे गोद लेने का अधिकार था, अपने उत्तराधिकारी किसी को भी घोषित करने का उनको पूरा अधिकार था। जो आश्रित राज्य थे उनको भी थोड़े बहुत छूट प्रदान करी गई थी, उनको भी गोद लेने का अधिकार था, बस उन्हें अंग्रेजों से अनुमति लेनी होती थी। लेकिन जो तीसरी श्रेणी के राज्य थे, जो अधीनस्थ राज्य थे, उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं था, उनके लिए पूर्णतः पाबंदी थी। तो सेकंड वाला कथन भी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय करेंसी के प्रतीक चिन्ह रुपए के विषय में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? चलिए देखते हैं। रुपए के जो साइन है इसको लेकर के 3 स्टेटमेंट है, कौन सा वाला गलत है? पहला, इस चिन्ह की रचना आईआईटी मुंबई के स्नातकोत्तर उपाधि धारक डी उदय कुमार ने करी थी। पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। जो रुपए का ये चिन्ह है इसे बनाया किसने था? डी उदय कुमार ने बनाया था। 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह का अनावरण किया गया और 2011 से इसकी शुरुआत करी गई। ये वाला कथन भी आपका सही है। 2010 में इसका अनावरण हुआ और 2011 से इसे रुपए के प्रतीक चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया, अपना लिया गया। ठीक है, यानी कि इसकी शुरुआत हो गई। तीसरा, अपनी मुद्रा की अलग पहचान रखने वाला भारत छठा देश बना था, यह आपका गलत हो जाएगा। भारत छठा देश नहीं, भारत 5वां देश बना था। इससे पहले और कौन कौन सी मुद्राएं हैं जिनका अपना चिन्ह है, अपनी अलग पहचान है? तो उसमें आता है अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन, यूरोपियन यूरो। ये 4 चिन्ह पहले थे इनकी करेंसी के। 5वां चिन्ह किसका बना? रुपया का। और ऐसा होने वाला भारत 5वां देश था, ना कि छठा। तो ऑप्शन ए और बी यहां पर सही है। आपको गलत वाला बताना था, तो सी वाला विकल्प यहां पर गलत है। इब्न बतूता के संबंध में, इसे के करना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इब्न बतूता को लेकर के संबंधित अब 4 कथन दिए हैं, चलिए देखते हैं। पहला, इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत रिहला अरबी भाषा में लिखा था, यह आपका बिल्कुल सही है। जो इब्न बतूता था यह मोरक्को का यात्री था, अफ्रीका महाद्वीप से आता था, वहां से यह आया भारत की यात्रा पर 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ठीक है, इसने अपना यात्रा वृतांत रहला के नाम से लिखा है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, यह वाला कथन भी आपका सही है। इब्न बतूता ने मालदीव की यात्रा भी करी थी, यह भी आपका सही है। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, कुछ समय बाद यह मालदीव में गया, वहां पर भी 18 महीने तक यह काजी के पद पर रहता है। इसने कभी चीन की यात्रा नहीं करी, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दूत के रूप में इसे चीन भेजा था। तो ऑप्शन 4 वाला गलत है। 1, 2 और 3 आपके सही विकल्प यहां पर होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से एक और कथन वाला प्रश्न, इनमें से कौन सा वाला गलत है? चलिए देखते हैं। पहला, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए, हमारी संविधान सभा जब बनी उसके अंतर्गत 8 बड़ी समितियां बनाई गई थी और बाकी छोटी छोटी समितियां बनी थी। जो 8 बड़ी समितियां हैं उनके अध्यक्ष आपको पता होनी चाहिए, बहुत बार वो सवाल बना है। उनमें एक समिति थी संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, पहला वाला सही है। दूसरा, राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। देखिए, राज्यों के लिए समिति यानी राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है।
सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। यानी राज्यों के लिए जो प्रांत थे उस समय हमारे, उनके संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। जैसे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। वैसे ही प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे संविधान समिति के? वो सरदार पटेल थे। जो राज्यों के लिए समिति बनी थी उसके अध्यक्ष भी नेहरू थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, चुना गया था, वो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी आपका सही है। जो प्रक्रिया नियम समिति थी उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अलावा वित्त और कर्मचारी संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष भी यही थे। राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित जो तदर्थ समिति थी उसके अध्यक्ष भी यही थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अंबेडकर थे। ये वाला कथन भी आपका सही है। केवल बी वाला विकल्प आपका गलत है। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो पटेल थे। ठीक है। नेक्स्ट है, शिवाजी महाराज का जन्म निम्न में से किस किले में हुआ था? देखिए, शिवाजी का जन्म इनमें से कौन से किले में हुआ आपने बताना है। सही आंसर हो जाएगा शिवनेर के किले में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। पूना के नजदीक ये किला पड़ता है, किलों को दुर्ग भी कहते हैं। तो शिवनेर दुर्ग में उनका जन्म हुआ था 1627 के अंदर। ठीक है। इनकी माता का नाम जीजाबाई था और पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनके जो गुरु थे उनके गुरु का नाम क्या था? इनके गुरु का नाम कोंडदेव था। इनको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। जन्म शिवनेर दुर्ग में हुआ, लेकिन जो राज्य अभिषेक हुआ था 1674 में वो इनका रायगढ़ में हुआ था। तो रायगढ़ का किला है वहां पर। ठीक है। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजाराम मोहन राय की मदद करी थी। तो राजाराम मोहन राय की मदद आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनमें से किस व्यक्ति ने करी थी? ये करी थी डेविड हेयर ने। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। डेविड हेयर ने बंगाल के अंदर शिक्षण के क्षेत्र में काफी ज्यादा कार्य किया और इसी की मदद से बंगाल के अंदर 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करी गई थी। हालांकि इसमें दोनों का योगदान था, राजाराम मोहन राय और डेविड हेयर का, लेकिन ज्यादा नाम आपको इसी का देखने को मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन बनेगा, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब और किसने करी थी? तो डेविड हेयर 1817। सहयोग किसका है? राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय किसका सही नाम है, असली नाम है? रामकृष्ण परमहंस का। इनको लेकर के क्वेश्चन बना था उत्तराखंड में कि रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? तो गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस जो थे ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और बाद में इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के आदर्शों से प्रभावित होकर के 1897 में रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इसे यहां पर अवरोही क्रम करना। ठीक है। बड़े से छोटे की ओर आपने लगाना है। सिंपल भाषा में आरोही मतलब बड़े, छोटे से बड़े में, हमें बड़े से छोटे में लगाना है। चलिए देखते हैं। भारत के 4 सबसे बड़े राज्यों के बारे में आपके पास सवाल बना है डायरेक्ट। सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन है? सबसे बड़ा राज्य है हमारा राजस्थान। ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार हम बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है। राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पे आता है क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आता है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद आता है उत्तर प्रदेश। तो ये सबसे बड़े हमारे 4 राज्य हैं। आपसे पूछा है अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अभिकथन और कारण पर विचार करें, सही विकल्प का चयन करें। यहां पर आपको एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है। चलिए देखते हैं कौन सा आंसर हमारा सही है। कथन है, राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने करी थी। देखिए, महलवारी व्यवस्था या महलवाड़ी व्यवस्था जिसको कहा जाता है, इसे अंग्रेजों में किसके द्वारा शुरू किया गया था? हॉल्ट मैकेंजी ने इसे शुरू किया था। ठीक है। 2 व्यक्तियों के नाम आते हैं, हॉल्ट मैकेंजी और रॉबर्ट मार्टिन बर्ड। दोनों का नाम आपने ध्यान रखना है। तो कथन तो सही है। दूसरा, राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी, ना कि जमींदार को। देखिए, जो महलवाड़ी बंदोबस्त था इसके अंतर्गत
जो राजस्व होगा वो पूरे महल, यानी महल उस समय गांव या जागीर को कहा जाता था, तो उसके अनुसार तय होगा और उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? उस जागीर के या उस गांव के मुखिया की होगी। तो ये वाला कथन भी आपका सही है, लेकिन क्या ये वाला कारण जो दिया है इसकी व्याख्या कर रहा है? व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों कथन सही जरूर हैं लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है, अंग्रेजों ने जो भूमि बंदोबस्त या भू व्यवस्था शुरू करी थी राजस्व वसूली की, 3 उसमें से प्रमुख हैं। पहली है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त में राजस्व पहुंचाने की जो जिम्मेदारी दी गई थी वो जमींदार को दी गई थी। दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को वो जिम्मेदारी दी गई थी, यानी किसानों को भूमि का मालिक माना गया था। और महलवाड़ी व्यवस्था में पूरे महल को भूमि का मालिक माना गया और उसके प्रमुख से कहा गया आपकी जिम्मेदारी है टैक्स यहां पर लाने की। तो इसको आपने ध्यान रखना है। जमींदारी व्यवस्था में, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को मालिक माना गया, रैयतवाड़ी में किसान को और इसमें पूरे गांव को। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि इन तीनों में सबसे अच्छी व्यवस्था कौन सी थी किसानों के लिए? तो आप कहेंगे रैयतवाड़ी, क्योंकि उसमें भूमि का मालिक खुद किसान को ही माना गया था। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में भी भारत में जो व्यवस्था लागू हुई वो रैयतवाड़ी थी। स्थायी बंदोबस्त को 19% क्षेत्र में, रैयतवाड़ी को 53%, 51% के आसपास जारी किया गया या लागू किया गया, और महलवाड़ी को लगभग 30% के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना करी थी? तो किन यूरोपीय शक्तियों की मदद से डिंडीगुल में एक शस्त्रागार बनाया था हैदर अली ने, जो मैसूर के राजा थे? यह बनाया था फ्रेंच की मदद से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है, बाद में इनका युद्ध भी होता है अंग्रेजों के साथ, जिसे हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कहते हैं, जो 1767 से लेकर 1769 के बीच में लड़ा गया था और अंग्रेजों को यह पराजित कर देते हैं। अंग्रेजों का जो उस समय प्रमुख स्थान था मद्रास, उस पर कब्जा कर लेते हैं और मद्रास की संधि के तहत फिर इस युद्ध की समाप्ति की जाती है। इनकी मृत्यु भी आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान होती है, लेकिन वो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था जो 1780 से लेकर 84 के बीच में लड़ा गया। 1782 में इनकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लाभ के पद का निर्णय करता है? कई बार हमने इस प्रश्न को देखा है। लाभ के पद का निर्णय करने का जो उल्लेख है संविधान में वो 2 आर्टिकल में है, एक आर्टिकल 102(1) में और एक 191(1) में। 102(1) के तहत केंद्र में लाभ के पद का जो निर्धारण करेगा, निर्णय करेगा, वो संसद करेगी और राज्यों में विधानमंडल करेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? सिंपल सा क्वेश्चन है। कुषाण वंश का सबसे महान राजा वो कनिष्क था, लेकिन यहां पर संस्थापक पूछा है। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। लगभग 15 ईस्वी के करीब इसने कुषाण वंश की स्थापना यहां पर करी थी। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला कुषाण राजा कौन था? कुजुल कड़फिसेस संस्थापक जरूर था, लेकिन इसने कोई सोने के सिक्के जारी नहीं करे। सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला कुषाण शासक विम कड़फिसेस था और इस वंश का सबसे महान राजा जो था वो कनिष्क था। ये क्वेश्चन बनते हैं। इसके सोने के सिक्के, कुषाणों के सोने के सिक्के इसलिए फेमस हैं क्योंकि प्रश्न बनता है भारतीय इतिहास में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश ने जारी किए थे? तो वो कुषाणों ने किए थे। और कुषाणों में सबसे पहले किसने किया है? तो विम कड़फिसेस ने किया है। इसी के बेटे का नाम था कनिष्क। 78 ईस्वी में कनिष्क राजा बनता है और शक संवत की शुरुआत भी करता है। कनिष्क की या कुषाणों की जो राजधानी थी वो पेशावर थी, जिसे उस समय पुरुषपुर कहा जाता था। इनकी दूसरी राजधानी पूछी जाती है, दूसरी राजधानी इनकी मथुरा में थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप आपने बताना है, दुनिया का नहीं बताना है। जो ग्रीनलैंड द्वीप है ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन ये आपके उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, न्यू गिनी की बात करें, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। आपको पूछा है एशिया का, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है हमारा बोर्नियो। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर यहां पर होगा। पूरी दुनिया में इसका स्थान तीसरा है और एशिया में ये नंबर 1 पे आता है। ठीक है, इसको आप याद करेंगे। एक और चीज ध्यान रखना, जो ग्रीनलैंड द्वीप है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर पे है। जो बोर्नियो और न्यू गिनी है ये दोनों के दोनों प्रशांत महासागर में स्थित हैं। और जो मेडागास्कर है यह हिंद महासागर में स्थित है। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर।
प्रश्न बनता है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तब आप मेडागास्कर का नाम लेंगे। तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, एशिया का सबसे बड़ा बोर्नियो और हिंद महासागर का सबसे बड़ा मेडागास्कर। ठीक है, कई बार इनका क्रम लगाने को आ देता है कि इनका क्रम के अनुसार इनको लगाइए। नेक्स्ट है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी। तो देखिए खाद्यान्नों की जो कृषि शुरू हुई, खाद्यान्न उगाने जो मनुष्य ने शुरू किए थे, कृषि करनी शुरू करी थी, वो नवपाषाण काल में करी थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, इसी काल में मनुष्य ने कृषि करना शुरू किया और खाद्यान्न उगाना शुरू किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। इसके अलावा पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में हुआ। आग को याद करना है, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन बनते हैं आपको याद करने हैं। पाषाण काल के ऊपर, प्रागैतिहासिक काल के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना हुआ है हमारे सेकंड चैनल ट्रेंडिंग जीके के ऊपर, जिसमें हमारी लूसेंट जीके की सीरीज चल रही थी। पिछले हफ्ते से हमको उसको कंटिन्यू करना था, लेकिन कुछ समस्या की वजह से कर नहीं पाए। कोशिश करेंगे बहुत जल्द उस पर जो हमारी अगली क्लास है सिंधु सभ्यता वाली, उसे वहां पर लाने की। आप वहां पर उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर भी बहुत जल्द रेगुलर क्लासेस आपको आने लगेंगी। वहां से आप इस प्रागैतिहासिक काल का, पाषाण काल का पूरा डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पर कवर किया, इन्हें पूरी डिटेल के साथ देखा, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखा, कोशिश करी चीज़ों को समझने की, लिंक करने की, जिससे आपको चीज़ें रटनी ना पड़े, आप इनको समझ जाएं और आपको लंबे समय तक ये याद रहें। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।